नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज बात कोरोना के साथ उस बीमारी की जिससे इस वक्त लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी हां, बात ब्लैक फंगस की, क्योंकि देश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस काल बनता जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुर्लभ किस्म की ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए मरीजों में पनप रही है। शुरुआती मामले गुजरात और राजस्थान में सामने आए और इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं और इसके बाद राज्य सरकार इससे निपटने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। ब्लैक फंगस के बारे में कई तरह की बातें आप सुन रहे होंगे, जैसे कि ये शरीर में बहुत तेजी के साथ फैलता है। यह संक्रमण दिमाग, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है। आंखों की रोशनी तक चली जाती है। मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? आखिर ये ब्लैक फंगस क्या बला है? क्या ये वाकई जानलेवा है? इसका क्या इलाज है? क्या सावधानी बरती जानी चाहिए? और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस इतनी तेजी के साथ फैल कैसे रहा है और किसको ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा खतरा है। हर बात का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद है। सभी सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे। फंगस के जो प्रकरण है ये एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं स्प्रेड होता है, सांस के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर पस को या जो फंगस का जो टिश्यू है उसके ऊपर हाथ लगा के अपने आँख या नाक में हाथ लगाता है तो फंगस एंटर कर सकती है। अदरवाइज इन्फेक्शन सांस द्वारा जैसे फ्लू का फैलता है या कोविड का फैलता है, इस तरह से फंगस जो है हाँ देखिए, सामान्यतः म्यूकर फंगस जो हवा में पाई जाती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पाई जाती है। हमारा शरीर इसके प्रति नॉर्मली इम्यून होता है। अगर इम्यूनिटी किसी कारण से वीक हो, जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि शक्कर किसी व्यक्ति की बढ़ी, मधुमेह के व्यक्ति हैं, डायबिटीज़ जिनका अनकंट्रोल हो रहा है, या बड़े ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड या लंबे समय तक स्टेरॉइड लेने से इम्यूनिटी कम हो रही है, एंटीबायोटिक बहुत अननेसेसरी हैवी एंटीबायोटिक से ट्रीट किया है किसी पेशेंट को, या पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन जो है, इस तरह के लोग ज़्यादा देखने में। और एमपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बेहद ज्यादा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ की माने तो बायो ऑर्गेनिक वेस्ट ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा कारण है। बायो ऑर्गेनिक वेस्ट चाहे अस्पताल के अंदर हो या फिर रिहायशी इलाकों में, ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा कारण यही बनता है। वहीं रिहायशी इलाकों में मवेशियों की गंदगी भी ब्लैक फंगस का कारण बनती है। हालांकि रायपुर में ब्लैक फंगस के कारण को लेकर ना तो स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आ रहा है और ना ही जिला चिकित्सा विभाग। प्रदेश के अस्पतालों की मॉनिटरिंग अब तक शुरू नहीं हुई है। सरकारी से लेकर कई निजी अस्पतालों में साफ सफाई की हालत चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर और इसके कारणों पर अब तक स्वास्थ्य विभाग की नजर नहीं पड़ी है। बायो ऑर्गेनिक वेस्ट और अस्पताल परिसर के अंदर की गंदगी ब्लैक फंगस को बढ़ावा देते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि अस्पताल के अंदर या अस्पताल के बाहर जो मेडिकल वेस्ट इकट्ठा होता है उसकी वजह से ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही मवेशियों की गंदगी जो कि हमारे आसपास बिखरी हुई है उसकी वजह से भी ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब तक ये तैयारी नहीं नजर आती है कि अस्पतालों में जांच की जाए और ये पता किया जाए कि सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसके इस्तेमाल में कितनी सावधानी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, हर जगह की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि हर जगह गंदगी नजर आती है और अब तक स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। इस तरह की लापरवाही भारी न पड़ जाए, ये चिंता की बात है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। कई जगह जो मार्केट है, सब्जी मंडी, वहाँ पे खुले में डाल दिया जा रहा है, जो वेस्ट सब्जी उसको खुले में डाल दिया जा रहा है। दूसरा जो मैंने बताई कि खुलेआम डंग करते हुए मवेशी घूम रहे हैं, डिफिकेशन डॉग्स का करवाया जा रहा है, और कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बता जहाँ पे कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद लोग आए ना हो।
सो 95% लोग इस वक्त जो कोरोना से ठीक होकर के आए हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दी गई हैं। तो आखिरकार ये जो ब्लैक फंगस है वो क्या है, कितना खतरनाक है, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको हम देने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वीएस ओहरी, आप रिटायर्ड डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग एमपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके रमनानी, डायरेक्टर वायरोलॉय रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नेहा जैन, एमडी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ओहरी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही होगा कि आखिरकार ये जो ब्लैक फंगस है वो क्या है। बहुत आसान शब्दों में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले यही बताइए। डॉक्टर ओहरी। कीटाणु या जीवाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, उसी तरीके से एक जीवाणु है फंगस। तो फंगस बहुत प्रकार के होते हैं। ये जिसको हम लोग ब्लैक फंगस कहते हैं, इसका नाम है म्यूकर माइकोसिस। तो ये फंगस हमारे वातावरण में धूल जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ जहाँ पर गंदगी है या नमी है और इन सब स्थानों में पाया जाता है। ठीक है, अब मैं डॉक्टर रमनानी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, जो स्थितियाँ बनी हुई है, बड़ी संख्या में वैसे मरीज जिन्होंने कोरोना को तो मात दे दी है, लेकिन ब्लैक फंगस के वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। क्या वजह इसके आप मानते हैं? वजह तो सभी लोगों ने बता दी, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हम लोग रिसोर्सेस को मैनेज करके अगर डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर पाएं, और डायग्नोसिस में जो मुख्य भूमिका है वो रेडियोलॉजी के साथ साथ माइकोलॉजी डिपार्टमेंट या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट या माइकोलॉजी सेक्शन की होती है। माइकोलॉजी के अंदर ही कवर किए जाते हैं इस तरीके के फंगाई। इसमें बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, जिसमें एस्परजिलस और म्यूकर मुख्यतः होते हैं। और अगर इनका इन्वेजन देखा जाए तो ये छोटे छोटे से बीज की तरह छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इनके, जो कि इनके ऊपर लगते हैं और ये फैलते हैं। जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो कई बार ये हमारी रक्त वाहिकाओं की तरह में तैरते रहते हैं, जिन्हें फेगोसाइटोसिस करना या जिसको खा पाना हमारी रक्त कोशिकाओं के लिए थोड़ा सा असंभव होता है। और इसमें कई बार बढ़ाता है अगर आयरन लेवल ज़्यादा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अंदर से चाहे वो रक्त प्रवाह के साथ आया हो तो उससे एक छोटा सा अल्सर बनता है, जिसको हम इश्चर कहते हैं। इश्चर का जो बीज का हिस्सा होता है उसमें तो कई बार जो है वो बहुत सारा डिब्रिस होता है, लेकिन साइड में इसके स्पोर्स उगते हुए नजर आते हैं। तो जब हम सैंपल लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका बॉर्डर है या मार्जिन है, जहाँ जहाँ पे भी वो ब्लैकनिंग दिख रही है, वहाँ से अगर हमें सैंपल मिल जाए तो हम इसको एक साधारण KOH माउंट करके और इसमें देख सकते हैं, और लगभग 15 मिनट में इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। प्रश्न यह उठता है कि सैंपल कहाँ से लिया जाए। तो आजकल तो कई बार ओरल अल्सर्स आ रहे हैं, डेंचर्स के आसपास, मसूड़ों के आसपास भी छोटे मोटे अल्सर्स मिल रहे हैं जिसमें ब्लैकनिंग हो रही है। उसी के साथ साथ नाक के अंदर किसी भी हिस्से में ब्लैकनिंग मिल सकती है। इसे आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि यह जो वास्तविक ब्लैक स्पॉट है वह कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मटेरियल आ रहा है मात्र वही है जो कि हमारे श्वसन तंत्र में पाया जाता है। क्योंकि आज ही मैंने देखा कि जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जब हमने रिपीट कराया और उसमें पाया कि उसमें बहुत सारे म्यूकर के हाइफी हैं और साथ ही साथ में स्पोर्स हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर कहीं पर भी थोड़ा भी शक होता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। अप्रोप्रिएटली किसी ENT स्पेशलिस्ट को या जनरल फिजिशियन को दिखाएं और सैंपल कलेक्ट प्रॉपरली करें, जिसे तत्काल प्रयोगशाला तक पहुंचाएं। हम लोग बैठे हुए हैं आप लोगों की सहायता करने के लिए, ताकि हम उसका डायग्नोसिस बनाएं और यह बता पाएं कि यह म्यूकर नहीं है या म्यूकर है।
जी, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों के लिए बिल्कुल ही अलग है। इसके लिए कल्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सेंसिटिविटी के लिए कोई इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर केदार देवांगन भी जुड़ गए, एमडी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर नेहा जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, महामारी भी कई राज्यों ने इसे घोषित कर दिया है, लेकिन ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। हालांकि कोरोना के इस काल में जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां बनी हुई हैं, ज्यादातर जो मरीज हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो डायबिटिक मरीज हैं उनमें सबसे ज्यादा इस वक्त खतरा देखने को मिल रहा है, उनमें सबसे ज्यादा इस वक्त चांसेस हैं कि वो इस बीमारी से, ब्लैक फंगस से वो इन्फेक्टेड हो। हाँ, एक्चुअली ये म्यूकर माइकोसिस जो है ये 10 मतलब कई सालों पुराना है जो इंडिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट कुछ लास्ट 2 या 3 डिकेड यानी 20 से 30 साल में इसका जो प्रमाण है ये बढ़ा है, क्योंकि शुगर के पेशेंट बढ़े हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं। तो ये जो भी मतलब कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी कम हो रही है, वैसे कंडीशन में ये जो फंगस है ये बॉडी में प्रवेश करके अपने सिस्टम में इन्फेक्ट होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें शुगर, डायबिटिक मोस्टली, जिसमें शुगर लेवल बढ़ रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिससे इम्यूनिटी कम हो रही है या स्टेरॉइड बहुत दिन तक दिया जा रहा है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में ये म्यूकर जो है ये बॉडी में एंटर होता है और ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है डॉक्टर केदार, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कई तरह की समस्याएं इस बार जो कोरोना का जो स्ट्रेन है उसमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस वक्त केसेस सामने आए हैं, जिन लोगों ने कोरोना को बीट कर दिया है, जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, पोस्ट कोविड भी कई सारे उनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, और इसमें एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि चेस्ट पेन भी बहुत लोगों को हो रहा है। ये जो ब्लैक फंगस है वो और चेस्ट पेन को अगर हम कोरिलेट करें तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या करना चाहिए? क्या अगर इसकी अधिकता बढ़ती है तो वैसे लोग जो कि इस वक्त चेस्ट पेन से गुजर रहे हैं, क्या उनमें भी खतरा हो सकता है कि उनमें हो सके कि वो ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो गए हों, म्यूकोर माइकोसिस से वो इन्फेक्टेड हो गए हों? देखिए, ये ब्लैक फंगस का खतरा उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। मोस्टली जो डायबिटिक वाले पेशेंट रहते हैं उनमें होता है, और जिनमें हेवी एंटीबायोटिक, जो वेंटिलेटर में थे ऐसे पेशेंट, और जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है, मैलिग्नेंसी है अंडरलाइंग, और भी मेनी डिसीजेज हैं, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उन लोग प्रोन रहते हैं इस फंगस से। फंगस अभी पहले से भी है फंगस, बट वो ऐसे पेशेंट उनका ज़्यादा प्रोन है, और कोविड इन्फेक्शन उसको और एग्जिबरेट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इनको सावधानी रखनी चाहिए। आफ्टर डिस्चार्ज हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद घर पे साफ सफाई रहना जरूरी है। वॉल पे फंगस लगा है उसको क्लीन कीजिए, टॉवेल को ड्राई रखना है, वॉशरूम को ड्राई रखना है, और बाहर जब भी निकले मास्क पहन के निकले। ठीक है, इस तरह से हम तरीके से फंगस से बच सकते हैं। डॉक्टर ओरी, मैं और आपके अगर पास स्टेरॉइड आना चल रहा है चाहूंगी पेशेंट को, जैसे डायबिटिक पेशेंट है जिनको 10 दिन से ज्यादा चल रहा है फंगस स्टेरॉइड, ऐसे पेशेंट को स्टेरॉइड बिल्कुल आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि इससे वो प्रोन ही है फंगस के लिए। डॉक्टर ओरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त ब्लैक फंगस के साथ ही साथ व्हाइट फंगस की भी बात कही जा रही है। हम अगर देखें तो कई राज्यों से ऐसे केसेस सामने आए हैं, बिहार से भी ऐसे मामले सामने आए हैं। क्या व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तरह घातक है? वाइट फंगस जी, और नहीं, फिर से आवाज नहीं आ रही शायद। जी सर, अब आ रही है आवाज आपको? जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, अपनी बात कंटिन्यू तो, कीजिए। हाँ, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडाइसिस वगैरह। हेलो जी जी जी, मैं आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, आप ये प्लीज भी कहिए। काफ़ी घातक होता है। हाँ, काफ़ी घातक है, और अगर ये इसकी गंभीरता होती है तो ये घातक है काफ़ी। अगर ये इसका इन्वॉल्वमेंट पूरे साइनसेस वगैरह में हो जाए तो ये भी काफ़ी नुकसान करता है।
ठीक है डॉक्टर रंगनानी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था एक बार फिर से, लेकिन ये इस बार अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लक्षण उन्हें फेस हो रहे हैं, वो देख रहे हैं। कोविड को जब उन्होंने मात दे दी उसके बाद भी पोस्ट कोविड कई सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे में कैसे वो फर्क करें कि उन्हें ये नॉर्मल है या फिर ये कहीं ना कहीं वाइट फंगस या फिर ब्लैक फंगस के लक्षण हैं? जहां तक के कैंडिडा का सवाल है, कैंडिडा हमारे चमड़ी पर, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पर, वेजाइना में फीमेल्स में और बहुत सारी जगह पर नॉर्मल इनहिबिटेंट या नॉर्मल फ्लोरा की तरह पड़ा रहता है। लेकिन हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होने के कारण वह हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाता। पहले हमें, जब तक हमारे पास में म्यूकर माइकोसिस के केसेस नहीं आए थे, लेकिन हमारे को सिग्नल मिलना चालू हो गए थे, क्योंकि ब्लैक फंगस सबसे पहले दिल्ली से रिपोर्ट हुआ था गंगाराम से, और उन्होंने सबको सिग्नल दिए थे कि सब लोग इसका ध्यान रखें। लेकिन भोपाल जैसी जगह पर उस समय भी हमारे पास में वाइट फंगस आ रहा था बहुत सारे केसेस में, जिसको हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया है। अब यह है कि दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। दोनों के लिए दवाइयाँ, जो पसंदीदा दवाइयाँ हैं जो इन पर प्रभाव डालती हैं, वो भी अलग अलग है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास में अब एक ही रास्ता बच जाता है कि वह बताए कि यह वाइट फंगस है या ब्लैक फंगस है। जो इलाज कर रहे हैं उनके पास में ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो बेहतर होगा कि टारगेटेड एविडेंस बेस्ड जाएं, ताकि हम लोगों को जल्दी निजात मिले। अगर ब्लैक फंगस है तो हमें कुछ मेडिसिन जो कि वाइट फंगस के लिए दी जाती है, जिसको कैंडिडियासिस कहते हैं, वह कई बार प्रभाव नहीं कर पाती हैं। लेकिन वहीं पर जो है म्यूकर माइकोसिस के लिए या ब्लैक फंगस के लिए जो मेडिसिन हैं वह उसी के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है डॉक्टर जैन, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब। क्या तरीका होता है अगर ऐसे कोई पेशेंट हो, क्योंकि अभी केसेस बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, वैसे केसेस जिसमें व्यक्ति में म्यूकर माइकोसिस की पुष्टि हुई हो, कई जानें भी इससे जा रही हैं। क्या तरीका होता है ट्रीटमेंट का? क्योंकि कई सारे ऐसे लेवल हैं जहां पर खबरें ऐसे भी सामने आती हैं। हमने देखा है कि कई लोगों के आंखों में अगर संक्रमण फैल जाता है तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आपके दिमाग में चला गया तो हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वैसे मरीजों के लिए क्या है? डॉक्टर जैन करेंगे। म्यूकर माइकोसिस ये ऐसा इन्फेक्शन है कि जितना जल्दी हम डायग्नोज करेंगे उतने जल्दी ही हम उसका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर पाएंगे, जिसके लिए हम लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी जो है वो यूज करते हैं मोस्टली। और ये फर्स्ट 2 वीक्स का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद फिर हम उसको ओरली पोसाकोनाजोल जो है वो स्टार्ट करते हैं फॉर 2 more वीक्स। तो ये 4 हफ्ते का ऐसा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन इसका ये जो है ये फंगस काफी तेजी से फैल सकता है। तो हमें ये पता करना, मतलब अकॉर्डिंग टू सिम्टम, या फिर नाक से डिस्चार्ज आ रहा है या आई का विजन लॉस हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली टू सिम्टम वो जज कर सकते हैं। और सीटी स्कैन, इससे हम पता कर सकते हैं कि वो साइनस में है या आई में गया है या ब्रेन तक गया है। तो ये सीटी MRI स्कैन, इससे हम इसको डायग्नोज करते हैं और अकॉर्डिंगली ही उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर जरूरत पड़ती है तो हमें उसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। मैक्सिलरी इन्वॉल्वमेंट होता है, जबड़े का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमें सर्जरी से उसको निकालना पड़ता है, नेक्रोटिक पार्ट। या आई में अगर ऑप्थेल्मिक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है तो हमको एन्यूक्लिएशन या और भी कोई सर्जरी करके हमको उतना जो नेक्रोज पार्ट है उसको हमको निकालना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट, मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसके हिसाब से सर्जरी और अलॉन्ग विथ एंटीबायोटिक, अलॉन्ग विथ एंटीफंगल ट्रीटमेंट हमको इसको ट्रीट करना होता है। और इसका 1 मंथ से भी ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उतना ज्यादा इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट रह सकता है। ठीक है डॉक्टर केदार, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि जब लोग कोविड-19 से ठीक होकर जब अपने घर लौटते हैं, कितना वक्त होता है जब उन्हें, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है जब विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए, कितना वक्त ऐसा होता है जब उन पे सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि उन पर जो ब्लैक फंगस है वो उन पर अटैक कर सकता है?
देखिए, मैं इसको 3 फेज में डिवाइड करूंगा। कोरोना के जो अर्ली फेज होता है शुरू के 7 दिन और बीच के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन। तो शुरू के 7 दिन वायरल फेज होता है, उसके 7 दिन बाद पल्मोनरी फेज, उसके बाद लेट पल्मोनरी फेज। तो जो लेट पल्मोनरी फेज में उस कंडीशन में अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं और कई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, तो उस समय का टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है। उस समय हम मैक्सिमम उनको प्रोटेक्शन करके रखना रहता है और उसी समय लास्ट के 7वें दिन तक उनको जितना हो सके फंगल से बचाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर ओरी, मैं आपके पास आना चाहूँगी सर, क्योंकि तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खास तौर पर ब्लैक फंगस को लेकर ये भी बातें कही जाती है कि मिट्टी में है, ये हवा में है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में या फिर गार्डन्स में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, क्या उन पर भी खतरा मंडराता है इस ब्लैक फंगस का? डॉक्टर ओरी, हमारा गार्डन है। जी सर, जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्लीज आवाज आपको? जी सर, कटा हुआ। जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये स्थितियां पहले भी थी। अब हाँ, ये स्थितियां पहले भी थी, लेकिन दिक्कत ये है कि कोरोना का इन्फेक्शन इस बार जो है गंभीर प्रकार का है, डबल म्यूटेशन वाला है और ये घातक भी है। तो इसके कोरोना के इन्फेक्शन से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और दूसरी बात ये कि जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, जैसे कैंसर के रोगी हैं या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट लेते हैं, या ऐसा है कि उनको हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड चला है, या उनके डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, ये चाहे घर में हो चाहे अस्पताल में हो, इनको रिस्क रहती है, ये एट रिस्क रहती है। तो हमें अच्छा एक चीज़ और है जी। जिनको हाई फ्लो ऑक्सीजन चलती है अस्पताल में और लंबे समय तक एडमिट रहते हैं, तो वहाँ भी ये फंगल इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो इसमें हमें हमारे घर में ये जो गार्डनिंग है या इससे ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमको हमारा हाथ की साफ़ सफाई, सैनिटाइजेशन वगैरह जो है, सैनिटाइजेशन जो है वो निरंतर हमें करना पड़ेगा और मास्क को भी पहनना पड़ेगा। लेकिन हम जब हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में हैं तो हमारे डॉक्टर्स भी ये निगरानी डेली या 3-4 दिन बाद से मरीज जो भर्ती है, अगर वो गंभीर प्रकृति का है तो या डायबिटीज़ वाला है या इम्यूनिटी कम वाला है या स्टेरॉइड उसके गंभीर बीमारी के कारण से देना पड़ रहे हैं, तो ऐसे लोग या उसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी गई है, तो ऐसे लोगों की रोज़ निगरानी होगी कि भाई उसको नाक में सूजन तो नहीं है, कहीं कालापन तो नहीं है, आँखों के चारों तरफ सूजन तो नहीं है, नाक से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आता है, मुंह से बदबू का कंप्लेंट तो नहीं करता है, मुंह में कोई फंगल ऐसा सफ़ेद थ्रश या कैंडिडाइसिस का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो कहने का अच्छा, और साथ में आँख में दर्द, आँख के चारों ओर दर्द होना या आँख दिखाई देने में कोई तकलीफ़ हो या कुछ बेहोशी सी लगे, तो इन लक्षणों को हमारे डॉक्टर निरंतर वॉच करें। और जैसे डॉक्टर रमनानी साहब ने बताया कि अगर हम मान लीजिए नाक से कुछ लग रहा है कि डिस्चार्ज आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमें इमीडिएटली स्वाब लेना चाहिए। उन्होंने जो बात बताई तो उससे हम यानी कि सर मैं समझ पा रही हूँ कि जो लोग ये तमाम सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं, इसे इग्नोर कतई नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसे ट्रीट करेंगे उतनी जल्दी आप इससे बाहर निकलेंगे। सर आप चारों हमारे साथ बने रहिए, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी लौटेंगे तो तमाम तरह के सवाल जो कि आपके जहन में ब्लैक फंगस को लेकर उठ रहे होंगे, उसका जवाब हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। समय तक ऑक्सीजन थेरेपी या वेंटिलेशन में रखा गया तो उसमें संभावना हो सकती है। तो ऐसे रोगी घर में भी जाकर के निरंतर वॉच करेंगे। अगर उनकी आंखों में सूजन आती है, लाली आती है, दर्द होता है, नाक से कुछ नाक के आजू बाजू स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, उनके दांत में, जबड़े में, ऊपरी जबड़े में दर्द होता है, तो वो शीघ्र आकर के अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं और या जो चेस्ट फिजिशियन है उनको दिखाएं। आंख में तकलीफ है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं।
तो कहने का मतलब मुस्तैदी हमारे को अस्पताल में रखनी पड़ेगी। इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत बड़ा काम होता है, जो कि चूंकि इस समय बड़ा भीड़ हो गई, आईसीयू में एडमिशन ज़्यादा हो गए, ऑक्सीजन में ज़्यादा हो गए, तो थोड़ी दिक्कत सभी लेवल पे है। लेकिन हम लोग अगर निरंतर इसके बचाव करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल को सुनिश्चित करेंगे और रोगी भी अलर्ट रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि रोगी लगातार ऑक्सीजन में है, बेहोशी की स्थिति में है, तो बेचारा वो अपना केयर नहीं कर पाता, उसकी केयर हमारे अस्पताल के लोगों को करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर रमनानी, मैं आपके पास अब आना चाहूँगी सर, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति है जब एक बहुत बड़ी तादाद में वैसे लोग हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हुए, होम आइसोलेशन में, जो कि इस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है, होम आइसोलेशन में इस वक्त है। वैसे लोगों में कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि ब्लैक फंगस से वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक के शरीर की प्रतिरोधक शक्ति का सवाल है, अगर हम सीबीपी करा के देखें तो अगर हमारे काउंट्स कम हैं किसी भी समय, चाहे तो वीकली करा सकते हैं, खाली मात्र एक छोटा सा पैरामीटर है जिसमें यह पता पड़ सकता है कि हम लोगों के ब्लड काउंट्स कम हैं, जिसमें फेगोसाइटोसिस होता है, जिसको हम न्यूट्रोपिनिक स्टेट कहते हैं। तो होता यह है कि अगर पेशेंट के पास में सफिशिएंट फेगोसिटिक एक्टिविटी है, जिसके चलते उसकी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वो अगर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन लोगों में काफ़ी कम चांसेस होते हैं ब्लैक फंगस या वाइट फंगस के। लेकिन होता यही है कि अगर हाई लेवल ऑफ आयरन है, हाई लेवल ऑफ शुगर है, तो इससे क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फेवर करते हैं। कुछ लोगों को अभी तो नहीं पता, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि हम आयरन को कुछ मात्रा तक नीचे लाने के लिए कुछ संभव प्रयास कर सकते हैं। कुछ एजेंट्स, कुछ मेडिकल एजेंट्स या मेडिसिनल एजेंट्स, जिनको हम चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, उसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें आएँ, टोटल मैनेजमेंट ही इस तरीके का हो जाए कि हम वो जो फेवरेबल कंडीशंस हैं म्यूकर के प्रोपगेट होने के लिए, चाहे वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता हो, चाहे वो लोकली एपिथेलियल सेल से इन्वेट करके अंदर जाता हो, उसको हम थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं। तो इस पर कार्य चल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में टोटल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटी फंगल के अलावा प्रिवेंटिव मोड के लिए कुछ न कुछ मेडिकेशंस आ जाएं। लेकिन इम्यूनिटी वाकई में बहुत ज़्यादा धराशायी हो चुकी है सभी लोगों की, तो लगभग सभी लोग प्रोन हैं इन्फेक्शन के लिए। उसमें किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, वह नहीं कहा जा सकता। लेकिन पिछले एक दशक से देख रहे हैं कि हर वर्ष म्यूकर के केसेस बढ़ रहे हैं। इवन कोविड के आने के पूर्व भी देयर हैड बीन 4-fold to 8-fold राइज एवरी ईयर, जिसका कारण है कि बहुत सारे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स देना, बहुत सारे लोगों का ट्रांसप्लांट्स होना, जिसके बाद में बहुत सारी दवाइयां चलना। तो ऐसे जो ग्राफ्ट रेसिपिएंट लोग होते हैं, जिनमें हम कुछ अपने किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, तो इनके लिए स्पेशली कुछ कमरे बनाए जाते हैं जिसमें मिनिमम लोगों का आना रखा जाता है। लेकिन क्या हम कोविड के उपरांत सारे परिवार या पूरा समाज तैयार है क्या कि हर एक मरीज को उस तरीके की व्यवस्था करके दी जा सके जिसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन प्रवेश न करे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कुछ समय के लिए कम है। जी, ये आपने सर एक बड़ी बात कही है कि किसी को भी हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम कम हो, उस पर ये अटैक करता है, और इसी वजह से तमाम प्रिकॉशंस लेने की बात कही जाती है। डॉक्टर नेहा जैन, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में हमने देखा कि मरीजों को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, और इसी वजह से ये बात कही जा रही है क्योंकि उनका जो लेवल है, डायबिटिक हो रहे हैं मरीज, और इसी वजह से उनमें सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कुछ इसके लक्षण हैं और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या कुछ स्टेजेस होते हैं जिसके बाद ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस की, वो आगे बढ़ती है आपकी बॉडी में? देखिए, जैसे हम मतलब यही बात कर रहे हैं कि म्यूकर जो है नॉर्मली प्रेजेंट होता है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है और हर जगह प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है, चाहे वो पोस्ट कोविड हो, उसके साथ उसे डायबिटिक हो या स्टेरॉइड पे हो, जब
इम्यूनिटी कम होती है उस लेवल पे वो बॉडी में एंटर करता है और उस लेवल अलग अलग इन्फेक्शन करता है, जो कि मोस्ट कॉमन हमने देखा है कि राइनो ऑर्बिट मतलब नोज, साइनसेस, आई और ब्रेन, ऐसा इन्वॉल्वमेंट मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। या तो फिर लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो अगर पेशेंट डायबिटिक है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी या इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो हम कोविड ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, जिनमें सीवियर निमोनिया रहता है, जैसे टोक्लीज़ुमाब, इस टाइप के इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जो हम दे रहे हैं, उसका भी सेवन ज्यादा दिन तक अगर होता है तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन, सिर्फ फंगल इन्फेक्शन में सिर्फ म्यूकर ही नहीं तो बाकी भी फंगल इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है, जैसे एस्परजिलस है, कैंडिडा है। तो हमें हमेशा मतलब जागरूक रहना है कि अगर पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटिक है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है या बहुत दिन से उसका स्टेरॉइड चल रहा है, तो हमेशा हमको सिम्टम पे वॉच करते रहना है कि कुछ सुनपन आ रहा है चेहरे पे या नोज में डिस्चार्ज आ रहा है या आंखों से कम दिखाई दे रहा है या और कोई भी या मुंह में थ्रश जैसा वाइट कलर का थ्रश दिख रहा है। तो ये कोई भी सिम्टम्स अगर हमको लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट या फिर चेस्ट पल्मोनोलॉजी इनको दिखा के हमें कंफर्म करना है कि वेदर मतलब हम क्या ये इन्फेक्शन से ग्रसित है या होने की संभावना है या नहीं। और हमको हमेशा शुगर लेवल चेक करते रहना है। अगर शुगर बढ़ता है तो हमें डॉक्टरी सलाह से हमको डोज और उसके हिसाब से हमको शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। तो ये मेन है कि इसमें हमको ये देखते रहना है कि हमारा जो लेवल है शुगर का लेवल हो या और भी जो काउंट है सीबीसी काउंट वो प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं पोस्ट कोविड के बाद। ठीक है डॉक्टर केदार, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हमने अक्सर देखा है सेल्फ मेडिकेशन, जिसके बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि आप उसे परहेज करें, दूर रखें। ऐसे केसेस में अगर ये तमाम सिम्टम जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ फेस होता है किसी के साथ भी, कोई भी मरीज उन तमाम चीजों से गुजरता है, सेल्फ मेडिकेशन से कितना उसे बचना चाहिए डॉक्टर केदार? देखिए, अभी स्टेरॉइड का यूज़ कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ है। सब लोग स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट हो जा रहा है कोरोना बोल के ले रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ ही ले रहे हैं, बिना डॉक्टर को बताए हुए ले रहे हैं। 10 दिन 20 दिन 30 दिन से 1 महीने से स्टेरॉइड खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को स्टेरॉइड खाने से बचना चाहिए। उनसे सही डॉक्टर से सलाह लेके बोलना चाहिए कि स्टेरॉइड कब तक खाएं, कैसे खाएं। और स्टेरॉइड का ओनली इंडिकेशन हाइपोक्सिया है। अगर सेचुरेशन 90% से कम हो रहा है तभी आपको स्टेरॉइड देना, वो भी 10 दिन से ज़्यादा नहीं देना है। तो इसका मिस यूज़ ना करें। तो ये बड़ा फैक्टर है कि उससे बचा जा सकता है। क्योंकि और मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा मोर्टेलिटी के ऊपर कि किसका खतरा ज़्यादा है। अगर लंग्स में हो रहा है फंगल तो उसका 50 to 70% खतरा है कि चीज़ें बिगड़ सकती है। दूसरा, अगर नोज में हो रहा है तो 30 to 80%। अगर सीएनएस ब्रेन में इन्वॉल्व हो रहा है तो मोर देन 90% रिस्क है मोर्टेलिटी का, मतलब डेथ का। तो इसलिए बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है। इससे सावधानी रखें और अपने स्टेरॉइड से यूज़ करने से बचें। डॉक्टर और आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अगर हम रोगी जो है अस्पताल में है तो वो भी ये ध्यान रखे उसको कोई भी तकलीफ हो तो उसको दबा छुपाना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए उसको केवल छोटा सा सिम्टम है, लगातार सिर दुख रहा है या आँख में दर्द हो रहा है चारों ओर या नाक के पास में दर्द हो रहा है, सूजन है या नाक बंद हो गई है, क्लियर नहीं हो रही है, तो उसको डॉक्टर साहब को बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे और अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीमारी के टाइम में हम लोग रोगी जो हैं वो खाना नहीं खा पाते ठीक से और बैलेंस डाइट भी नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें अच्छी बैलेंस डाइट लेना चाहिए। मिल्क है, एग्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर मिलते हैं उनको, लेकिन ये अस्पताल में तो मुश्किल होगा,
लेकिन अपने उनको खाना चाहिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको पर्याप्त मात्रा में 3 लीटर के लगभग पानी लेना चाहिए, क्योंकि पानी अच्छे से लेंगे तो फीवर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो क्योंकि उनको हल्का लक्षण होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है होम आइसोलेशन में होने के लिए है, तो इसकी चांसेस होम आइसोलेशन में कम है। एक तो माइल्ड केसेस रखे जाते हैं, और लेकिन समस्या जब ही होती है, हाँ, लेकिन रोगियों को एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उनकी बीमारी है, जैसे उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है, और या कोई किडनी की बीमारी है या सांस की कोई तकलीफ है, तो उसको उन बीमारियों को, उनके लक्षण को, उसको कंट्रोल करना, उसको अच्छे से दवाई लेना, वो बहुत ज़रूरी है। और इस पूरे इसमें जैसे शुगर किसी की कंट्रोल नहीं होती है, तो उसमें इंसुलिन का डोज भी लेना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग जो है इंसुलिन को लेने के लिए सोचते हैं कि ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, हम और गोली खा लेंगे, या तो इस प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। प्रॉपर दवाई चलना चाहिए। और एक बार यदि मान लीजिए कुछ हो जाता है, फाइनल डायग्नोसिस हो जाता है, डायग्नोसिस इसका लेबोरेटरी से होगा, टेस्टिंग से, और रेडियोलॉजिकल भी हो सकता है। रेडियोलॉजिकल होता है जैसे MRI या CT स्कैन में हमें फंगस के द्वारा जो डिस्ट्रक्शन होता है पैरानेजल साइनसेस में, वो दिख जाता है। तो इसके लिए जो पर्याप्त उपचार है वो मिलना चाहिए। अभी ये बड़ा दिक्कत हो रही है कि लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन B जो इंजेक्शन है, वो उसका मैन्युफैक्चर कम हो रहा है, उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो लोगों को इसमें दिक्कत भी आ रही है। तो मतलब अगर ये दवाइयाँ मिल जाती हैं तो इसका कंट्रोल ठीक हो सकता है, इसका उपचार ठीक से हो सकता है। इसके अलावा समय पे एंडोस्कोपिक जो डिब्राइडमेंट एक ऑपरेशन होता है, ENT स्पेशलिस्ट करते हैं, तो वो समय पे अगर हो जाए तो इसमें रिकवर करने के, ठीक होने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन बस सभी बॉटम लाइन ये है कि रोगी भी साफ़ सफाई का ध्यान रखे, और अस्पताल भी इन्फेक्शन कंट्रोल रखे, और जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उपचार के लिए, उनकी क्लीनिंग, उनका सैनिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। अब ये जहाँ तक डॉक्टर साहब ने भी बताया कि स्टेरॉइड जो है जब तक ज़रूरी ना हो, जैसे ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो गया तो मजबूरी में देना पड़ेगा, नहीं तो जब तक वायरस एक्टिव होता है, 7 दिन तक वायरस एक्टिव होता है, उस पीरियड में नहीं लेना चाहिए। बाद में प्रॉपर डोज लेना चाहिए डॉक्टर के एडवाइस पे। और घर में किसी भी नीम हकीम या आजू पड़ोसी के जो आजू बाजू के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी एडवाइस पे आजकल हम लोगों ने ये देखा है कि हर 4-5वें दिन में से स्टेरॉइड चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है कि हमें अगर ये नहीं होगा, फंगस नहीं होगा, तो दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाएंगे। तो हमें एंटीबायोटिक का कवरेज लेना होगा। लेकिन अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वायरस थोड़ा सा ज़्यादा कंटेजियस है और गंभीर इन्फेक्शन करता है, इसलिए हमें अनावश्यक ना एंटीबायोटिक लेना चाहिए, ना अनावश्यक हमें ये स्टेरॉइड का सेवन करना चाहिए। और अगर जिसको भी बीमारी है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो अनावश्यक कुछ भी आप ना लें। जो आप बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर ओरी। डॉक्टर दमनानी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, कुछ अहम सवाल जो कि इसको लेकर निकलकर सामने आते हैं। एक तो सवाल डॉक्टर दमनानी ये भी हो जाता है कि क्या कोई सर्टन एज ग्रुप है जो कि सबसे ज्यादा, जिस पर संभावना है कि उस पर ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में आता हो। एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि एक मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण ऑलरेडी है, जिससे वो कोरोना से जंग लड़ रहा है, जो कोरोना से ठीक हुआ है, या फिर वो मरीज वैसे व्यक्ति जिनमें कोरोना हुआ ही ना हो, इन दोनों केसेस में कितने ज्यादा चांसेस होते हैं? क्या किसी अन्य व्यक्ति में भी जो कि कोरोना की चपेट में ना हो, क्या उसमें भी ये ब्लैक फंगस उसी तरीके से इंपैक्ट करता है जो कि कोविड पेशेंट के साथ हो रहा है इस वक्त? देखिए, सारी जो है वो चीज़ें महाभारत की तरह ही हैं, जिसमें हमने युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में व्यक्ति विशेष का खुद का जो प्रतिरोधक तंत्र है उसका मुख्य भूमिका है। अब आप अगर ये कहते हैं कि किसी में कोरोना हुआ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों में जिनको हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया है
सब क्लिनिकल लेटेंट इन्फेक्शन उनके करीब से या उनमें से होता हुआ गुजर के तो जा चुका है। ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि हम लोग सब लोग जो हैं वो बायोलॉजिकली या जेनेटिकली या जो भी आप फैमिली ट्रेट कहते हैं उसके हिसाब से हम लोग सब लोग डिफरेंट हैं, और हर एक का एक, जैसे आपकी अपनी खुद के बैंक बैलेंस होता है उसी तरह से सबकी जो इम्यूनिटी है वो भी एक बैंक बैलेंस की तरह है। तो मेरे पास में जो इम्यून सिस्टम है मेरा, हो सकता है वो आपसे वीकर हो सकता है कि किसी और से स्ट्रॉन्गर हो। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पास में इनिशियल बैंक बैलेंस जो था हमारा इम्यून सिस्टम का, उसके बाद में सुपर एडेड जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें आप चाहें तो एज को जोड़ लें, उसमें आप चाहें तो डायबिटीज़ को जोड़ लें, उसमें आप चाहें तो एंटीबायोटिक जो लंबे चले या फिर स्टेरॉइड चले उनको जोड़ लें, या उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे शरीर को प्रभाव डालती हैं। तो यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपके पास में 80 या 90 साल वाला व्यक्ति है उसमें पक्का होगा ब्लैक फंगस, और एक जो छोटा सा यंग व्यक्ति है जो कि 18-19 साल का है उसमें ब्लैक फंगस नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि पूरा का पूरा इम्यूनोमॉड्यूलेशन पर है। दूसरा, वायरस ने आकर के इम्यून मिस एग्रावेशन किया है। इसका मतलब कि वो आता है, छेड़ता है, छूता है, चला जाता है, छुप जाता है। उसके अगेंस्ट हम बहुत सारे साइटोकाइंस, बहुत सारे इम्यून केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि हमारे खुद के ही इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो इंजुरी हो रही है वो बेसिकली ऑटो इंजुरी हो रही है, जिसके चलते या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स बेस्ड डिजीजेस हो रही हैं या फिर हम अपने ही इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे हथौड़ा मार के या उससे हथौड़ा पड़वा के या उसके द्वारा उचकाए गए जो भी रीजन्स हैं उससे हम अपने ही इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते जा रहे हैं। और यह कमज़ोर होना जो है वह व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी कर रहा है। तो यह कहना कि बच्चों में नहीं होगा या यंग लोगों में नहीं होगा यह बड़ा मुश्किल है। बेहतर है कि हम इस पे पैनी नज़र रखें और देखें कि अगर किसी भी तरह का कहीं पर भी ऐसा ब्लैक स्पॉट मिलता है या वाइट स्पॉट मिलता है या कहीं पे भी छाला मुझे दिखता है या फिर कहीं पर भी थोड़ा बहुत जो है आपको एस्चर जैसा लीजन दिखता है उसे तत्काल दिखाएं, और अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से छोटी सी एक पंच बायोप्सी लें जिसमें पेरीफेरी पंच बायोप्सी डॉक्टर लेगा, प्रॉपरली ली जाए और उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन छोटे से माइक्रोस्कोप पे एक छोटी सी स्लाइड रख करके उसके ऊपर कवर स्लिप रख करके किया जाता है, और उसमें हार्डली एक KOH माउंट होता है जिसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें सेप्टेट हाइफी, ब्रांचिंग हाइफी, नॉन सेप्टेट हाइफी और साथ ही साथ में स्पोरेंजियोस्पोर या जो कि उसके जो फ्लावरी जो एंड्स हैं उसमें लगे हुए स्पोर्स साफ साफ दिख जाते हैं। तो यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि आप इस पर्टिकुलर एज ग्रुप पर ही नजर रखें। ठीक है, यानी कि सर किसी को भी हो सकता है, बस इम्यून सिस्टम जिसकी कमजोर हो सभी रिस्क पे हैं। जी। और दूसरी तरफ कहें कि कोई भी रिस्क, ठीक है, सभी रिस्क पर है और दूसरी तरफ कोई भी रिस्क पर नहीं, बस आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानी बरतने हैं। बस मैं आपके पास आना चाहूंगी अब डॉक्टर नेहा जैन, क्योंकि बहुत सारे भ्रम हैं जो कि इस वक्त लोगों के जहन में हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। कोरोना को लेकर भी हमने ऐसी स्थिति देखी और अब ब्लैक फंगस को लेकर भी कुछ अफवाहें हैं। एक है ये भी कि कच्चा खाना भी इसकी वजह हो सकता है, कच्चा खाने की वजह से भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेने से, जिसके सेवन से ये फंगस फैल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ह्यूमिडिफायर को लेकर भी बात कही जाती है कि उसकी वजह से ब्लैक फंगस फैल रहा है। इन तमाम चीजों में जो अफवाहें चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, डॉक्टर नेहा जैन? देखिए, सबसे पहले कच्चा खाना तो ऐसा कुछ भी कहीं पाया नहीं गया है कि कच्चे खाने से जो है जो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, जो बासी खाना बोल सकते हैं कि बासी खाना अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है और हम जो ऑलरेडी फंगस लगा हुआ खाना है वो खा रहे हैं, यानी हम खुद से ही उसको न्योता दे रहे हैं कि बॉडी में एंटर करने के लिए। बट कच्चे खाने या मतलब रॉ वेजिटेबल्स या रॉ चीज़ें खाने का फंगल इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको बासी खाना अवॉइड करना चाहिए। हमको हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना चाहिए। प्रोटीन डाइट जो है ये हमें
बढ़ाना है। और जो डाइट है ये बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको पानी लेना है, या जो भी पानी वाली चीज़ें हैं वो हमको ज़्यादा बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रखना चाहिए। और खाने में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा और कार्बोहाइड्रेट ये सब भी प्रॉपर होना चाहिए। बाकी ह्यूमिडिफायर जो है, आइडियली ह्यूमिडिफायर जो है हर 24 घंटे में, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन थेरेपी पे है, तो ह्यूमिडिफायर जो है हर 24 घंटे में चेंज होना है। अगर नहीं होता है तो हमको प्रॉपर स्टराइल वाटर से उसे वॉश करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, ये भी हमको प्रॉपर चेंज करना है, उसको प्रॉपर वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है। लेकिन मेनली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि डायबिटिक, क्योंकि ये जो फंगस है मोस्टली डायबिटिक में देखा जा रहा है, जिनकी शुगर लेवल बढ़ रही है या जो स्टीरॉयड पे उसमें। तो मेन जो फोकस हमारा है कि हमें ये शुगर को हमको कंट्रोल करना है। और बाकी खुद के हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है। बट सबसे ज़्यादा है कि डायबिटिक जो है वो कंट्रोल में होना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूकरमाइकोसिस को। ठीक है, बहुत बड़ी बात का आपने जिक्र किया और बहुत महत्वपूर्ण बातों का आप सभी ने जिक्र किया। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बड़ी बातें, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। क्या कुछ सावधानी बरतनी है ये बताने के लिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेना है ये बताने के लिए बहुत धन्यवाद आप चारों का। तो देखिए, ब्लैक फंगस इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक तो बने हुए हैं, लेकिन आप सावधानी बरतेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। कोई भी ऐसे चेंजेस अगर आपकी बॉडी में आते हैं, कोई भी बदलाव आते हैं, उसको इग्नोर कतई ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह ले, तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करें, तभी जाकर हम सब मिलकर इसको हरा सकते हैं, तभी जाकर आप सुरक्षित हो सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।